हेलो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं शेरलॉक होम्स की कहानी अ स्टडी इन स्कारलेट, खून के लाल रंग की तहकीकात। इस कहानी का भाग 5वां। अगर आपको पहले 4 भाग सुनने हो तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। चलो तो फिर शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। हमारा विज्ञापन एक मेहमान को घर लाता है। सवेरे की हमारी गतिविधियां मेरी कमजोर तबीयत के लिए कुछ ज्यादा ही कष्टप्रद साबित हुई और दोपहर होते होते मैं पस्त हो चुका था। कॉन्सर्ट के लिए होम्स के रवाना होने के बाद मैं सोफे पर लेट गया और एकाध घंटा सोने की कोशिश करने लगा। यह एक असफल प्रयास था। जो कुछ भी हुआ था उससे मेरा मन बड़ा बेचैन था और तरह तरह की बातें उठ रही थी। जितनी बार भी मैंने आंखें बंद की, मेरे सामने कत्ल हुए उस आदमी का टेढ़ा बंदरनुमा चेहरा दिखलाई दिया। उस चेहरे का मेरे ऊपर इतना खौफनाक असर पड़ा कि मेरे मन में उस शख्स के प्रति कृतज्ञता भर गई जिसने इतने विद्रूप चेहरे को दुनिया से मिटा डाला था। अगर किसी इंसानी चेहरे पर बुरी से बुरी आदतें लिखी थी तो वो इंसान एनोच जे ड्रेबर क्लीवलैंड ही हो सकता था। फिर भी मैं समझ गया था कि इंसाफ होना चाहिए और मृतक की आपराधिक प्रवृत्ति न्याय की नजर में हत्या को सही नहीं ठहरा सकती। मैंने इसके बारे में जितना सोचा उतना ही असाधारण मुझे अपने मित्र का तर्क लगा कि इस आदमी को जहर दिया गया है। मुझे याद आया कि कैसे उसने उसके होठ सूंघे थे और इसके बारे में कोई शक नहीं था। उसने उसमें कुछ ऐसा अनुभव किया था जिससे वह ख्याल उपजा होगा। फिर अगर यह जहर नहीं था तो उस आदमी के मृत्यु का कारण क्या हो सकता था? क्योंकि न तो चोट के निशान थे न गला घोट जाने के। पर दूसरी ओर वह किसका खून था जो इतना गाढ़ा होकर जमीन पर फैला था? संघर्ष का कोई निशान नहीं था। नहीं, मृत आदमी के पास कोई हथियार था जिससे वह अपने दुश्मन को मार सकता। जब तक ये प्रश्न सुलझते नहीं, मुझको लगा कि नींद आना कोई आसान काम नहीं, न होम्स के लिए और न मेरे लिए। उसका शांत, आत्मविश्वास से भरा रवैया मुझे आश्वस्त कर रहा था कि उसने कोई धारणा बना ली है जिससे सारी बातें साफ हो जाती है। हालांकि वह धारणा क्या थी यह समझ से बाहर था। वापस आने में उसे बहुत देर हो गई, इतनी देर कि मैं समझ गया कि इतना वक्त उसे कॉन्सर्ट में नहीं लग सकता था। उसके आने से पहले ही डिनर टेबल पे लग चुका था। बहुत आलीशान था। उसने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है कि डार्विन संगीत के बारे में क्या कहता है? वह दावा करता है कि संगीत को उत्पन्न करने की और उसकी तारीफ करने की क्षमता इंसान में वाणी से भी पहले उत्पन्न हो चुकी थी। शायद इसलिए हम संगीत से इतना प्रभावित होते हैं। हमारी आत्माओं में इन धुंध भरी शताब्दियों की धुंधली सी यादें हैं। जब ये संसार अपने शिशु काल में था, वह तो बड़ा विस्तृत ख्याल है, मैंने टिप्पणी की। अगर हम प्रकृति को समझना चाहते हैं तो हमारे विचार प्रकृति के तरह विस्तृत होने चाहिए। उसने जवाब दिया, क्या मामला है? तुम कुछ अनमने लग रहे हो। ब्रिक्सटन रोड मामले से तुम परेशान हो गए हो? सच कहता हूं, ऐसा ही है, मैंने कहा। अफगान के अपने अनुभव के बाद मुझे मजबूत हो जाना चाहिए था। मैंने वान में अपनी साथियों को टुकड़े टुकड़े काटे जाते देखा है। मैं समझ सकता हूं इसके बारे में कोई रहस्य जरूर है जो मन को झकझोर देता है। जब कोई कल्पना नहीं होती तो भय भी नहीं होता। क्या तुमने शाम का अखबार देखा है? नहीं, उसमें पूरे माजरे का काफी अच्छा वर्णन है।
उसमें यह बात नहीं बताई गई है कि जब उस आदमी को उठाया गया तो एक स्त्री की शादी की अंगूठी जमीन पर गिरी थी। अच्छा ही हुआ कि इसमें इस बात का जिक्र नहीं था। क्यों? इस विज्ञापन को देखो, उसने उत्तर दिया। इस घटना के तुरंत बाद मैंने एक ऐसा विज्ञापन आज सुबह हर अखबार में भिजवाया है। उसने अखबार मेरी ओर फेंका और मैंने उस जगह पर नजर डाली जहां उसने इशारा किया था। पाया वाली पंक्ति में यह पहली घोषणा थी। ब्रिक्सटन रोड में आज सुबह उसमें लिखा था, एक सादी सोने की अंगूठी व्हाइट हार्ट टैवर्न और हॉल्ड्रे ग्रोव के बीच सड़क पर पाई गई है। डॉक्टर वॉटसन 221 बी बेकर स्ट्रीट से संपर्क करें। आज शाम 8 और 9 के बीच। तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करने के लिए माफी चाहता हूं, उसने कहा। अगर मैंने अपना नाम लिखा होता, इनमें से कुछ बेवकूफों ने पहचान लिया होता और फिर वे लोग इस मामले में टांग अड़ाते। वह सब ठीक है, मैंने जवाब दिया, पर यदि कोई इस विज्ञापन का जवाब देता है तो मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। है? कैसे नहीं? बिल्कुल है तुम्हारे पास, उसने मुझको एक अंगूठी देते हुए कहा। यह बिल्कुल ठीक रहेगी, यह बिल्कुल उसी जैसी अंगूठी है। और तुम क्या सोचते हो कि इस विज्ञापन का जवाब कौन देगा? क्यों? भूरे कोट वाला आदमी देगा, हमारा लाल चेहरे वाला दोस्त जिसके चौकोर पंजे है। अगर वह अपने आप नहीं आता तो वह अपने किसी साथी को भेजेगा। क्या उसको ऐसा करना खतरनाक नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर इस मामले पर मेरा नजरिया सही है और इसको सही समझने के मेरे पास कई कारण हैं, तो यह आदमी अंगूठी खोने से अच्छा और कुछ भी खो देने का जोखिम उठाएगा। मेरे ख्याल से इसने यह तब खोया था जब वह ड्रेबर की लाश पर झुका हुआ था और तब इसे पता नहीं चला था। घर से जाने के बाद इसको समझ में आया और यह जल्दी से वापस आया, पर आने के बाद उसने देखा कि पुलिस पहले से ही वहां पहुंच चुकी है, क्योंकि इसने मोमबत्ती जलती रहने देने की गलती कर दी थी। फिर उसे शराबी होने का नाटक करना पड़ा, जिससे गेट पर उसकी मौजूदगी से किसी तरह का शक पैदा ना हो। अब अपने आप को उस आदमी के जगह रख के देखो। इस मामले पर फिर से गौर करने पर उसे ऐसा लगा होगा कि यह हो सकता है कि उसने वह अंगूठी सड़क पर ही कहीं गिरा दी होगी। फिर वह क्या करता? फिर वह शाम के अखबारों को उत्सुकता से पढ़ता, इस उम्मीद में कि शायद पाया वाली जगह में उसका जिक्र हो। उसकी आंखें बेशक इस पर पड़ती, वह फूला नहीं समाता। उसे इसमें कोई साजिश क्यों नजर आती? उसकी नजर में कोई ऐसा कारण नहीं होता कि इस अंगूठी का पाया जाना किसी भी तरह हत्या से ताल्लुक रखता होगा। वह जरूर आता, वह जरूर आएगा और 1 घंटे के अंदर तुम उसे देख लोगे। और फिर मैंने पूछा, और उससे निपटने के लिए मैं काफी हूं? क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? मेरे पास मेरी पुरानी सर्विस रिवॉल्वर और कुछ कारतूस है। तुम उसको साफ करके लोड कर लो। वह बौखलाया हुआ होगा और हालांकि मैं अचानक उस पर हावी हो जाऊंगा। बेहतर यही होगा कि हम पूरी तरह सतर्क रहे। जब मैं पिस्तौल लेकर लौटा, मेज साफ हो चुकी थी और होम्स अपना समय वायलिन बजाकर बिता रहा था। कहानी गहराती जा रही है। मैंने जब अंदर प्रवेश किया तब उसने कहा, मुझे अपनी अमेरिकी तार का अभी अभी जवाब मिला है। इस मामले में मेरी राय बिल्कुल सही है। और वह क्या है? मैंने उत्सुकता से उसे पूछा। मेरे वायलिन में नए तार लगाने हैं, वह बोला। पिस्तौल अपनी जेब में रख लो। जब वह व्यक्ति आए उससे साधारण तरीके से बात करना, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। उसको ज्यादा कड़ी नजर में मत रखना, नहीं तो वह डर जाएगा। इस वक्त 8 बज रहे हैं। घड़ी पर नजर डालते हुए मैंने कहा, हाँ शायद वह कुछ ही मिनटों में
यहाँ आ जाएगा। दरवाजा थोड़ा सा खोल दो। हाँ, इतना ठीक है। अब चाबी अंदर लगा दो। थैंक यू। यह एक अजीब सी किताब है जो मैंने कल एक दुकान से ली थी। दी जू रेंटर जैटिस, लेटिन भाषा में लोलैंड के लीज में लिखी गई थी 1642 में। चार्ल्स का सिर तब भी उसके धड़ से लगा हुआ था जब इस छोटी सी भूरी काली किताब पर रोक लगाई गई थी। इसका प्रकाशक कौन है? फिलिप डी क्रोय। वह जो कोई भी रहा हो, उसने पहले पन्ने पर बहुत धुंधली स्याही से लिखा है, एक्स लिब्रिस गुलितमी व्हाइट। पता नहीं यह विलियम व्हाइट आखिर कौन था? शायद 17वीं शताब्दी का कोई चतुर वकील था। उसके लेखन में कानूनी दांवपेच है। यह लो, शायद हमारा आदमी भी आ रहा है। जब वह बोल रहा था तभी जोर से घंटी बज उठी। शेरलॉक होम्स ने तेजी से दरवाजे की ओर अपनी कुर्सी मोड़ ली। हमने नौकरानी को हॉल से गुजरते हुए सुना और चटकनी की तेज खटाक की आवाज से उसने दरवाजा खोल दिया। क्या डॉक्टर वॉटसन यही रहते हैं? एक स्पष्ट पर कर्कश आवाज ने पूछा। हम नौकरानी का जवाब नहीं सुन पाए, पर दरवाजा बंद हुआ और कोई सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा। पैरों की आहट अनिश्चित और लड़खड़ाती सी थी। उसको सुनते हुए मेरे मित्र के चेहरे पर ताज्जुब के भाव थे। वह धीरे धीरे गलियारे तक आया और फिर दरवाजे पर हल्की सी थपथपाहट हुई। अंदर आ जाओ, मैं बोल पड़ा। मेरे पुकारने पर हमारी आशा के विपरीत, बजाय उस हिंसक आदमी के जिसकी हमने कल्पना की थी, एक बहुत बूढ़ी झुर्रीदार औरत ने अपार्टमेंट में प्रवेश किया। अचानक रोशनी की चकाचौंध से वह चौंधिया हुई जान पड़ी और हल्का सा अभिवादन करने के बाद वह हमारी और पलके झपकाती, अपनी घबराई हुई कपकपाती अंगुलियों से अपनी जेब टटोलने लगी। मैंने अपने मित्र की ओर देखा और उसके चेहरे पे ऐसे निराशा के भाव थे कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया। बूढ़ी औरत ने शाम का अखबार निकाला और हमारे विज्ञापन की ओर इशारा किया। भले लोगों, यह विज्ञापन ही मुझे यहाँ तक लाया है। फिर से अभिवादन करते हुए वह बोली, ब्रिस्टन रोड पर सोने की अंगूठी वह मेरी बेटी सेली की है, जिसकी 12 महीने पहले शादी हुई थी। भले लोगों, यह विज्ञापन ही मुझे यहाँ तक लाया है। फिर से अभिवादन करते हुए वह बोली, ब्रिक्सटन रोड पर सोने की अंगूठी वह मेरी बेटी सेली की है, जिसकी 12 महीने पहले शादी हुई है और जिसका पति एक यूनियन बोर्ड पर, और मैं सोच भी नहीं सकती कि वापस आने पर अपनी पत्नी के पास अंगूठी न पाकर वह क्या करेगा, क्योंकि वैसे भी आमतौर पर वह गुस्से से बौखलाया रहता है, खासकर जब वह नशे में होता है। अगर आपको जानकर कोई खुशी होनी है तो पिछली रात वह सर्कस देखने गई थी। क्या यह उसकी अंगूठी है? मैंने पूछा। बुढ़िया बोल पड़ी, आज रात सैली एक बेहद खुश महिला होगी। यही वह अंगूठी है। और तुम्हारा पता क्या है? कारिंदा है। मैंने पेंसिल उठाते हुए तहकीकात की। 13 डंकन स्ट्रीट यहां से थोड़ी दूर पर है। ब्रिक्सटन रोड किसी भी सर्कस और हाउंड साड़ी के बीच में नहीं पड़ती, शेरलॉक होम्स ने तलखी से कहा। बूढ़ी औरत ने मुड़कर उसकी ओर गौर से देखा। इस भले आदमी ने मुझसे मेरा पता पूछा था। वह बोली, सैली का घर 3 मेफील्ड पैलेस, पेखम में है। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम है सॉयर। उसका है डेनिस, क्योंकि उसके साथ टॉम डेनिस ने शादी की है और वह काफी स्मार्ट और साफ लड़का है। जब वह समुद्र पर रहता है तो उस जैसा कोई नहीं है, पर जब वह तट पर होता है तो इतनी औरतें और इतनी शराब की दुकानें। यह रही तुम्हारी अंगूठी, मिसेस सॉयर। अपने मित्र के इशारे पर मैंने उसको टोका। जाहिर है कि यह तुम्हारी बेटी की ही है और मुझे खुशी है कि मैंने इसको इसके सही हकदार तक पहुंचा दिया है। ढेर सारे आशीष बुदबुदाते हुए और अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए बूढ़ी औरत ने उसको अपनी जेब में रख लिया और सीढ़ियों के नीचे उतर गई।
जैसे ही वह गई, शेरलॉक होम्स लपक कर उठा और तेजी से अपने कमरे में गया। कुछ ही पलों में एक ओवरकोट और टोप पहनने वहां वापस आया। जल्दी से उसने कहा, मैं उसका पीछा करूंगा, वह उसके साथी होगा और इसका पीछा करके मैं अपराधी तक पहुंच जाऊंगा। मेरे लिए जागते रहना। हॉल का दरवाजा हमारी मेहमान के जाने पर बंद हुआ था। जब होम्स सीढ़ियों के नीचे उतरा, खिड़की से मैंने बूढ़ी औरत को धीरे धीरे दूसरी ओर चलते हुए देखा, जबकि उसका पीछा करने वाला थोड़ी सी दूरी पर उसका पीछा कर रहा था। या तो इसका पूरा अंदाज गलत है, मैंने सोचा, या फिर यह रहस्य की तह तक पहुंच जाएगा। उसे मुझसे यह कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं जागता रहूं, क्योंकि मुझे लगा कि उसके कारनामे का नतीजा जाने बगैर मेरे लिए सो जाना नामुमकिन था। जब वो बाहर के लिए निकला था, उस वक्त करीब 9 बज रहे थे। मुझे इस बात का कोई अंदाज नहीं था कि उसको कितनी देर लगेगी, पर मैं अपना पाइप पीते और नरी मुर्गर की वाई दी बोहिम के पन्ने पलटते हुए समय गुजारने लगा। 10 बज गए और मैंने नौकरानी के कदमों की आहट को उसके बिस्तर तक जाते हुए सुना। 11 बजे और मकान मालकिन के कदमों की रोबीली आहट अपने बिस्तर तक जाती हुई सुनाई पड़ी। दरवाजा खुलने की चाबी की आवाज सुनाई पड़ी तो करीब 12 बज रहे थे। जैसे ही वह अंदर घुसा, मैं उसका चेहरा देखते ही समझ गया कि वह सफल नहीं हो पाया है। उसके चेहरे पर हंसी और निराशा के मिले जुले भाव थे और फिर वह अचानक जोर से हंस पड़ा। मैं किसी भी कीमत पर स्कॉटलैंड वालों को यह बात नहीं जानने दूंगा। कुर्सी पर ढेर होते हुए वह बोला, मैंने उनको इतना तंग कर रखा है कि वे मेरा मजाक उड़ाते उड़ाते कभी नहीं उबेंगे। मैं इसलिए हंस सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आखिर में मैं उनसे हिसाब चुकता कर ही लूंगा। आखिर क्या बात है? मैंने पूछा। ओह, अपने खिलाफ जाने वाली कहानी सुनाने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। वह थोड़ी दूर गई और फिर लंगड़ाने लगी और ऐसा लगा कि उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। फिर वह रुक गई और गुजरती हुई गाड़ी को रोका। मैं उसके इतने पास तक आ गया था कि मैं पता सुन सकूं, पर मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने इतनी जोर से अपना पता बताया कि सड़क के उस पार भी सुनाई दे जाए। 13 डंकन स्ट्रीट, हाउस साड़ीज तक ले चलो, वह बोली। यह तो सब सच्चा जान पड़ रहा है, मैंने सोचा, और जब वह पूरी तरह अंदर बैठ गई तो मैं भी गाड़ी के पीछे छिप गया। यह ऐसी कला है जिसमें हर जासूस को महारत हासिल होनी चाहिए। फिर हम खड़खड़ाते हुए चले और तब तक नहीं रुके जब तक हम उस सड़क तक पहुंच नहीं गए। दरवाजा आने से पहले ही मैं गाड़ी से कूद गया और सड़क पर ऐसे ही टहलने लगा। मैंने गाड़ी को रुकते हुए देखा। कोचवान नीचे कूदा और उम्मीद में खड़ा रहा, पर गाड़ी में से कुछ नहीं निकला। जब मैं उसके पास पहुंचा, वह गाड़ी के अंदर हड़बड़ाहट में कुछ टटोल रहा था और ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था जैसी मैंने शायद ही पहले कभी सुनी हो। उसकी सवारी का कोई नामो निशान नहीं था और उसको अपना किराया मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। नंबर 13 पर पता करने पर हमने पाया कि वह घर एक संभ्रात कागज के व्यापारी केसविक का था और वहां पर किसी ने भी न तो सॉयर और न ही डेनिस का नाम सुना था। तुम्हारा कहने का मतलब कहीं यह तो नहीं, मैंने आश्चर्य से कहा, कि वह लड़खड़ाती कमजोर बुढ़िया औरत चलती गाड़ी से कूद गई और न तुम और न ही कोचवान उसको देख पाया? बूढ़ी औरत गई भाड़ में, शेरलॉक होम्स ने कहा। बूढ़ी औरत तो हम लोग थे जो उसके झांसे में आ गए। वह कोई जवान आदमी रहा होगा जो काफी फुर्तीला भी था और साथ ही बेजोड़ अभिनेता था। उसका मेकअप भी कमाल का था। उसने निस्संदेह देख लिया था कि उसका पीछा हो रहा है और मुझे झांसा देने का उसने यह तरीका अपनाया। यह दर्शाता है कि जिस आदमी की हमें तलाश है वह उतना अकेला नहीं है जितना मैं उसे समझ रहा था, पर उसके साथ ऐसे मित्र हैं जो उसके लिए खतरा मोल ले सकते हैं।
डॉक्टर, तुम थके हुए लग रहे हो, मेरी राय मानो और जाके सो जाओ। मैं वास्तव में बहुत थकान महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने यह बात मान ली। मैंने होम्स को उस जलती आग के पास बैठा छोड़ा और देर रात मैंने उसके वायलिन की गमगीन धुन और देर रात तक मैंने उसकी वायलिन की गमगीन धुनें सुनी और मैं जान गया कि वह अब भी उसी विचित्र समस्या के बारे में सोच रहा है जिसको सुलझाने की उसने ठानी थी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को।